हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सेगमेंट 2 का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर सिस्टम ट्रांजिएंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के आए हैं, और उनमें हमने जो थ्योरी में जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका स्टार्ट होता है पावर सिस्टम ट्रांजिएंट। पावर सिस्टम ट्रांजिएंट से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो है आपका, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन था। ये आपको एक ट्रांसमिशन लाइन दी हुई है जिसके लिए जो आपको सर्ज इम्पीडेंस है वो दिया हुआ है 300 ओम। ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट। यहाँ पर आपके पास इसका टर्मिनेशन किया गया है, टर्मिनेशन लोड के थ्रू किया गया है, और लोड आपका कितना है 300 ओम, यानी कि जेड एल आपको गिवन है 300 ओम। उसके बाद पूछा क्या था कि रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे आपको रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकालना है। तो ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इम्पीडेंस पता है, लोड इम्पीडेंस पता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर्ज इम्पीडेंस जो है लोड इम्पीडेंस के इक्वल है, यानी कि जेड एल जो है वो आपका 300 ओम है, और वो सेम क्या है सर्ज इम्पीडेंस भी है। तो इस केस में हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है, हाल फिलहाल में ही देखा है कि जो आपका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है कि जब भी आपका लोड का इम्पीडेंस सर्ज इम्पीडेंस के इक्वल होता है तब जो है रिफ्लेक्शन जो वेव होती है, रिफ्लेक्टेड जो वेव होती है, वो जो आपकी वोल्टेज इंसिडेंट वेव के दो पार्ट थे, एक तो था रिफ्लेक्टेड वेव और एक आपका ट्रांसमिटेड वेव। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ये केस हमने सर्ज इम्पीडेंस फाइंड करने के नंबर 2 मेथड के अंदर भी देखा था। तो सब तरह से इसका सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह का एग्जांपल मैंने आपको कराया है थ्योरी के अंदर ही। क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आपको 100 ओम का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ था, किसका, केबल का, और जो आपकी ओवरहेड लाइन थी, ओवरहेड लाइन, उसका जो सर्ज इम्पीडेंस था वो गिवन था 400 ओम। तो एक तरह से क्वेश्चन क्या हो गया कि आपका जेड एस आपको पता है कितना है, 400 ओम है, लोड इम्पीडेंस आपको पता है कितना है, 100 ओम है, और पूछा क्या था आपसे, ये पूछा गया था इसके अंदर वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड वोल्टेज, वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड वोल्टेज एट जंक्शन, यानी कि जो आपका टर्मिनेशन पॉइंट है उसके अंदर ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितनी होगी। यानी कि हम जानते हैं कि जो आपकी यहाँ पे सर्ज आएगा उस सर्ज का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो ट्रांसमिट पार्ट है, ये आपका रिफ्लेक्ट पार्ट है, और ये इंसिडेंट पार्ट है, यही होता है। तो यहाँ पे सर्ज की जो वोल्टेज आपको गिवन थी वो थी 15 केवी का क्या था, सर्ज था। तो आपको ट्रांसमिटेड वोल्टेज एट जंक्शन निकालनी है, कुल मिलाकर आपको वी डबल डैश यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, टी वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डबल डैश बाई वी होता है, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी थी, 2 ZL अपॉन ZL प्लस जेड एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जेड एल कितना गिवन है, 100 ओम है, जेड एल प्लस जेड एस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400 प्लस 100, तो ये लगभग आपका आ गया 2/5। यहाँ से आपको निकालना क्या है, वी डबल डैश निकालना है, तो वी डबल डैश हो जाएगा 2/5 इंटू वी। तो 2/5 इंटू 50 जो है आपका आ गया 20 kV, यानी कि जो 50 kV है उसमें से 20 kV तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट, और रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा 30 kV। तो ये किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा था कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो लाइन होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन का मतलब क्या है, 220 kV से जो ज़्यादा वोल्टेज की, यानी कि वोल्टेज कितनी होगी इस लाइन की, 220 kV से ज़्यादा वोल्टेज होगी। तो उस लाइन का जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है, इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है, ये किस फैक्टर से गवर्न की जाती है, यानी कौन सा फैक्टर इस इंसुलेशन स्ट्रेंथ को गवर्न करता है निकालने के लिए। तो ये गवर्न की जाती है आपकी स्विचिंग ओवर वोल्टेज से। स्विचिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज का मतलब है कि सपोज कोई फॉल्ट आई, तो फॉल्ट
आने के बाद और फॉल्ट जब आप उसको रिमूव कर दोगे तो वो उस टाइम एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज बहुत हाई चली जाती है, उसको बोलते हैं स्विचिंग ओवर वोल्टेज। या फिर आपने कोई प्रोटेक्शन डिवाइस को रिमूव किया है वापस लगाया है, तो इस तरह का जो एक पीरियड आता है, बहुत कम टाइम का जो पीरियड होता है, उसके दौरान जो आपकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्विचिंग ओवर वोल्टेज। और ये जो सिनेरियो है देखने को कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको हाई वोल्टेज लाइंस में ज़्यादा। तो जो अगर हम बात करें इंसुलेशन स्ट्रेंथ की, तो 230 केवी से ज़्यादा तक कौन डिसाइड करता है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज डिसाइड करती है इसको, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप टिल 230 वोल्टेज की बात कर रहे हो तो ये डिसाइड होता है आपका स्विचिंग ओवर वोल्टेज से, स्विचिंग ओवर वोल्टेज के थ्रू। और अगर आप बात कर रहे हो 230 केवी से 700 केवी तक की लाइन की बात कर रहे हो, तो ये वहाँ पर आपके स्विचिंग, ट्रांजिएंट एंड लाइटनिंग दोनों ही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। लाइटनिंग से भी तो सर्ज आता है, तो दोनों डिसाइड करेंगे। और जो आपका ग्रेटर देन 700 केवी की लाइन है, यानी कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है, वहाँ पर ओनली स्विचिंग ट्रांजिएंट ही इंसुलेशन स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, ओनली स्विचिंग ट्रांजिएंट। ठीक है, तो ये बेसिक है। बाकी आपको ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन एक ही मिलेगा, स्विचिंग वोल्टेज, तो आप इसको टिक कर दोगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया ट्रांजिएंट से रिलेटेड। वो क्वेश्चन था आपका, इस तरह का केस भी मैंने आपको बताया था। उस क्वेश्चन में क्या गिवन था, इस तरह से एक लोड लगाया हुआ था जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ था, और वो लोड बताया हुआ था रिएक्टिव लोड है। रिएक्टिव लोड का मतलब क्या है, मैं इस लोड को क्या मान सकता हूँ, एस एल लिख सकता हूँ। और पूछा गया था कि अगर इसमें मैं स्टेप वोल्टेज अप्लाइड करता हूँ, कौन सी वोल्टेज, स्टेप वोल्टेज है जो अप्लाई की गई है, तो हम लिख लेते हैं ए स्टेप वोल्टेज वेव, ए स्टेप वोल्टेज वेव ऑफ मैग्नीट्यूड 1 पर यूनिट ट्रेवलिंग along a lossless line that terminate in a रिएक्टर। ठीक है, इस फिगर से आपको समझ में आ रहा है अप्लाइड क्या किया है, स्टेप वोल्टेज अप्लाइड की है, और आपका मैग्नीट्यूड क्या है वोल्टेज का, 1 पर यूनिट है, और इसको एक रिएक्टर से टर्मिनेट कर दिया गया है। पूछा क्या है, द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, द वोल्टेज मैग्नीट्यूड अक्रॉस द रिएक्टर एट द इंस्टेंट यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे, द ट्रेवलिंग वेव रीचेज द रिएक्टर इज, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है, केस मैंने आपको सॉल्व कराया था, उस केस की डिटेल वापस से बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि जब लोड इम्पिडेंस एस एल के इक्वल होता है, तो जो आपकी ट्रांसमिटेड वोल्टेज होती है, यानी कि डबल डैश जो वोल्टेज थी वो किस तरह का उसका बिहेवियर आ रहा था, इस तरह का। यहाँ पर कितना आ रहा था 2V, और इसके बाद क्या हो जा रहा था, जीरो हो जाता था टाइम टाइम के साथ, उसका करेक्टरिस्टिक इस तरह का आया था। तो वहाँ पर भी हमने वोल्टेज देखी थी, वो कैसी थी, स्टेप वोल्टेज थी। अब ये यहाँ पर कितनी गिवन है, 1 पर यूनिट, तो 2V कितना हो जाएगा, 2 पर यूनिट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 2 पर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, कुछ कोचिंग्स की जो बुक्स हैं उसके अंदर गलत दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही सॉल्यूशन फॉलो करना है जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था, वही आपको टिक करना है। 2 पर यूनिट इसका एक्चुअल आंसर है, क्योंकि हमने जब जेड एल एस एल के इक्वल पुट किया था तो हमने वी डबल डैश वाई वी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 ZL अपॉन ZL प्लस ZS, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। इसी फॉर्मूले से हमने जब निकाला था तो उसका ट्रांजिएंट बिहेवियर आ रहा था किस तरह का, कि पहले 2V वोल्टेज होती है, बाद में 0 हो जाती है। सपोज अभी क्वेश्चन चेंज करके इस तरह से दिया जाए कि यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा दिया जाएगा लोड साइड में, तो हम जानते हैं कि बिहेवियर कैसा हो जाएगा, पहले 0 वोल्टेज होगी और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वोल्टेज, 2 इंटू इनपुट स्टेप वोल्टेज। ये 2 वोल्टेज नहीं है, 2 इंटू वी है, तो यहाँ पर V 1 पर यूनिट था, तो आंसर क्या हो गया, 2 पर यूनिट हो गया। तो इस तरह का केस अगर आ जाता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये तो हो गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके पावर सिस्टम ट्रांजिएंट के थे। तो अब हम देखते हैं पर यूनिट सिस्टम की बात करते हैं। पर यूनिट सिस्टम, देखिए
पर यूनिट सिस्टम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आपको पर यूनिट क्वांटिटी निकालनी होती है, तो पर यूनिट क्वांटिटी निकालने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए और बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो इम्पीडेंस वाला है कि इम्पीडेंस को एक पर यूनिट सिस्टम से दूसरे पर यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस ये दो चीज़ें पता होंगी तो आपके इसको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, जैसे आपसे पूछा गया था, एक आपको सिंक्रोनस जो आपकी मशीन है उसका रिएक्टेंस दिया हुआ है पर यूनिट में 0.4 पर यूनिट सिंक्रोनस जनरेटर का। ठीक है, ये आपको गिवन है और इसका बेस वैल्यूज दी हुई है 75 MVA, तो इसका जो है बेस पावर हो गई है और इसमें बेस वोल्टेज हो गई है 10 kV। तो ये आपको गिवन है और पूछा क्या है कि अगर इसी रिएक्टेंस को अगर हमें 100 MVA और 100 MVA लेना है और आपको लेना है वोल्टेज, यहाँ पे गिवन थी पहले 10 थी तो इस बार है आपकी 11 kV में आपको ये फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले की बेस वैल्यू आपको पता है, अब नई बेस वैल्यूज में आपको इसको निकालना है। तो सिंपल इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो अब इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव करोगे, XD1 पर यूनिट में क्या होता है, XD अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर होगा, यानी कि XD मल्टीप्लाई हो जाएगा S1 अपॉन V1 स्क्वायर से। तो यहाँ से मैं XD की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, XD1 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई V1 स्क्वायर अपॉन S1। तो यहाँ से अगर मुझे अब XD2 में पर यूनिट में वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, पहले आपको पहले की एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, बेस वैल्यू से। तो पुरानी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे XD1 पर यूनिट इंटू V1 स्क्वायर अपॉन S1 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पे हम, नई बेस वैल्यू से। नई बेस वैल्यू क्या है, S2 अपॉन V2 स्क्वायर से। ठीक है, और ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मूला कैसा है, बाकी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। XD2 पर यूनिट क्या होगा, इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, XD1 पर यूनिट इंटू S2 बाई S1 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं तो क्या आता है आंसर, पुरानी पर यूनिट वैल्यू क्या थी 0.4, नई बेस पावर कितनी है 100, पहले कितनी थी 75 थी, पहले कितनी केवी पे था 10 पे, अब कितने पे 11 पे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.44 पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आए हैं, आपको मिलेगा कि यही फॉर्मूला है जो आपके सभी क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है। पर यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पूछे गए हैं सभी में यही फॉर्मूला आपके अप्लाई होगा, क्योंकि ज़्यादातर पावर सिस्टम में रिएक्टेंस का मामला होता है। रिएक्टेंसी ट्रांसफार्मर मिलेगा, रिएक्टेंसी आपको लाइन का मिलेगा, रिएक्टेंसी आपको सिंक्रोनस जनरेटर का मिलेगा, तो आपको यही ज़्यादातर फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, यही आपको सारे क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको एक मशीन दी हुई थी 500 MVA की मशीन है, इसका आपको इनर्शिया कांस्टेंट गिवन था। अब ये कांस्टेंट से कंफ्यूजन नहीं करना है, अभी आप जब नेक्स्ट सेगमेंट्स में आओगे तो हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जब स्टडी करेंगे तो आपको ये कांस्टेंट समझ में आ जाएंगे। अभी आपको सिर्फ पर यूनिट से डील करना है तो बस पर यूनिट की बात करेंगे। इसकी वैल्यू गिवन थी 20 पर यूनिट और रिएक्टेंस जो था आपको इस लाइन का गिवन था x इज इक्वल टू 2 पर यूनिट। ये तो आपको डाटा गिवन था। वो पूछा क्या था कि अगर यही मशीन 500 MVA बेस की मशीन की जगह अगर यही क्वांटिटी हमें 100 MVA बेस के लिए निकालनी है तो क्या होंगे, यानी कि आपको m की वैल्यू फिर से निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम x की बात कर लेते हैं। तो x के लिए हम जानते हैं x न्यू की वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास जो पुराना फॉर्मूला था उसमें वोल्टेज भी आती थी, बट वोल्टेज तो अब दोनों में सेम है, दोनों में सेम वोल्टेज पे ही लेकर के चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ पावर से डील करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई S2 बाई S1। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 100 बाई 500, 200 बाई 500। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वोल्टेज हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वोल्टेज में क्या आता है V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि हेयर जो ओल्ड बेस में केवी है वो इक्वल है किसके, न्यू बेस केवी के। ठीक है, तो कोई वोल्टेज को लेने की जरूरत नहीं होगी, ऊपर नीचे होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाता है 0.4। अब हमें निकालना है M2 पर यूनिट। तो अभी याद रखना है आपको, जो इनर्शिया कांस्टेंट होता है, पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर हम इसको निकालेंगे। पर यूनिट में अगर इनर्शिया कोफिशिएंट अगर निकालना है आपको, पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। बेस वैल्यू में आता है MVA, यानी कि जो भी आपकी बेस पावर है
टोटल पावर है वही यहाँ पे क्या काम करती है, बेस वैल्यू का काम करती है। बस ये चीज़ याद है तो हो जाएगा। अब देखिए पहले आपको M2 पर यूनिट निकालना है, तो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई S1 बाई S2, क्योंकि M1 पर यूनिट को S1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, और डिवाइड किससे कर देंगे, S2 से कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 100 पर यूनिट। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा गया था, आपके पास एक गिवन सर्किट था, एक ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम गिवन था, दो ट्रांसफार्मर इस तरह के यहाँ पे लगाए हुए थे, ये था आपके पास लोड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बेस वैल्यूज चेंज करिए और फिर आपको वैल्यू निकालनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको बेस वैल्यूज कन्वर्ट करके दूसरे किसी बेस के लिए आपसे पर यूनिट वैल्यू पूछी जाएगी। ये आपका सपोज ए पॉइंट है, ये है आपका बी बस है, ए बस और बी बस हैं। इस तरह जो हम बनाते हैं क्या बोलते हैं, इनको बस बोलते हैं। और ये बस का आपको ज़्यादा से समझ में आएगा जब हम लोड फ्लो स्टडीज़ करेंगे। ये जनरेटर हो गया। जनरेटर की जो बेस वैल्यूज हैं वो कितनी है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मर के बारे में कि ट्रांसफॉर्मर 1 है जो आपका 20 MVA बेस का है, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी रेटिंग है 13.8 138 kV। इसी तरह से ट्रांसफार्मर को सिग्निफाई करते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज शो कर दिया और उसकी टोटल MVA में पावर बता दी। इस तरह से T2 है आपका 10 MVA, और यहाँ पे 138 और 69 kV यहाँ पे है, ठीक है। अभी जो लोड गिवन है वो कितना गिवन है, पर यूनिट में आपको गिवन है 0.72, और इसके लिए जो बेस वैल्यू ली है वो कौन सी ली है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड वाली, यानी कि 69 kV तो बेस kV हो गया, और पावर कितनी ले ली, 10 MVA ले ली। अब ये आपको गिवन है पूरा डाटा, पूछा क्या है कि अगर इसी लोड को पर यूनिट में निकालना है, बट अब बेस वैल्यू कौन सी लेनी है, जो आपकी जनरेटर साइड की है। जनरेटर साइड की बेस वैल्यू कौन सी होगी, पावर तो हो जाएगी 20 MVA और बेस केवी हो जाएगा 13.8 केवी है, केवी। तो यहाँ पे क्या करना है, पुरानी बेस वैल्यूज पे आपको पता है डाटा, नई बेस वैल्यू पे आपको डाटा फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ द लोड, द वैल्यू ऑफ द लोड इन पर यूनिट इन जनरेटर सर्किट। जनरेटर साइड में हमको इनकी पर यूनिट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। आपको पता है कि जनरेटर साइड में फॉर जनरेटर सर्किट, फॉर जनरेटर सर्किट जो है आपकी बेस वैल्यूज़ क्या हैं, बेस वैल्यूज हैं S2 कितनी है, 20 MVA है, और जो आपकी V2 है वो कितनी है, 13.8 kV है। यही हमने ऊपर लिखा है फिगर में। इसमें देखिए आप कि नई बेस वैल्यूज क्या है, 20 MVA और 13.8 kV। पहले वाली बेस वैल्यू क्या थी, 69 kV और 10 MVA। तो आपको नई बेस वैल्यूज में पर यूनिट में क्वांटिटी निकालनी है। सेम फॉर्मूला फिर से यूज़ करना है। क्या लिखेंगे अब, आपकी जो जेड लोड की जो पर यूनिट वैल्यू है नई वाली Z2 पर यूनिट, वो क्या होगी, जेड फर्स्ट वाली पर यूनिट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाई S2 बाई S1 और V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, यही होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, पहले कितनी थी 0.72 और 20/10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 69 अपॉन 13.8 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 36 पर यूनिट, ठीक है। यहाँ से आपका 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर होगा तो टोटल 36 पर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो पर यूनिट से रिलेटेड एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, तो क्वेश्चन हम स्टार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि क्यों पर यूनिट सिस्टम बहुत ज़रूरी हो जाता है, और किस तरह से हम सिंगल लाइन डायग्राम को पर यूनिट क्वांटिटीज़ में एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आपके पास सपोज ये एक पावर सिस्टम नेटवर्क है, G1 जनरेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगेन एक बस आ गई है, बस 1 लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद लाइन है जहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रही है, इसको लिखेंगे हम लाइन 1, और ये है आपकी अगेन एक ट्रांसफार्मर आ रहा है यहाँ पे, ये आपका हो गया वन मोर ट्रांसफार्मर, और ये अगेन यहाँ पे एक जनरेटर G2 कनेक्टेड है, ठीक है। ये जनरेटर G2 हो गया, और ये आप बोल सकते हो बस 2 है। सबकी आपको जो है क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, सबके क्या क्या
बेस वैल्यूज़ हैं, क्या क्या वहाँ पे उनके रिएक्टेंस हैं। पूछा ये है कि आपको इसका एक इम्पीडेंस डायग्राम बनाना है, यानी कि ऐसा डायग्राम जिसके अंदर सभी के सिर्फ क्या हो, इम्पीडेंस वगैरह शो किए हुए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन गेट में एग्ज़ाम में आ चुका है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहली बात तो पर यूनिट क्वांटिटीज़ का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो यही है कि ट्रांसफार्मर होने की वजह से क्या होता है कि एक साइड में सर्किट की वोल्टेज लेवल अलग है और दूसरी तरफ वोल्टेज लेवल अलग है, तो उसको हम एक ही सर्किट में शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट उसका बनाना है तो आपको सेम वोल्टेज लेवल पे सबको रखना होगा। तो उसके लिए पर यूनिट सिस्टम बहुत एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जीवन के बारे में क्या गिवन है। जीवन है आपका 25 kV और 100 MVA, और इसका जो रिएक्टेंस है वो है 9, पर यूनिट में गिवन है 0.09 हो जाएगा, 9% यानी कि 0.09। इस तरह से G2 आपको गिवन है 25 kV 100 MVA, इसके लिए भी आपको X गिवन है 9%। ठीक है, तो इस तरह से T1 T2 के बारे में भी डाटा गिवन है। T1 आपका 25 kV 220 kV कर रहा है और ये 90 MVA जो है इसका टोटल पावर हो गई। X इसका हो गया 12%। ठीक है, T2 आपका गिवन है 220 kV 25 kV और 90 MVA, और X आपका गिवन है यहाँ पे अगेन 12%। और लाइन के बारे में क्या गिवन है, लाइन 1 के बारे में लाइन की वोल्टेज गिवन है 200 kV और उसका रिएक्टेंस गिवन है 150 ओम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसका इम्पीडेंस डायग्राम क्या होगा, और इम्पीडेंस डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, सबके इम्पीडेंस का मतलब ही क्या है कि आपको सबके इम्पीडेंस को शो करना है। कुल मिलाकर इम्पीडेंस डायग्राम का मतलब ये है, देखिए आपको इसको इस तरह से बनाना है। इम्पीडेंस डायग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो सर्किट है इसमें आपको इसको हम इम्पीडेंस डायग्राम बोलते हैं। अब इसको सेम वोल्टेज लेवल पे आपको बनाना है। G1 G2 के बारे में आपको पता है। आपको यहाँ पे पहले लिखना है जनरेटर का कितना रिएक्टेंस है पर यूनिट में, फिर आपको निकालना है ट्रांसफार्मर T1 का कितना पर यूनिट में रिएक्टेंस है, फिर आपको T2 का निकालना है, फिर आपको लाइन का रिएक्टेंस निकालना है, फिर आपको G2 यानी कि जनरेटर 2 के जो रिएक्टेंस है पर यूनिट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस डायग्राम यहाँ पर बोलेंगे। तो ये सब वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इनको निकालने के लिए हमें पहले, हम अगर क्वेश्चन को देखें तो हमें पहले से ही सारी पर यूनिट में वैल्यू दी है, चारों पर यूनिट में दिए, ये नहीं दिया है। तो इसको पर यूनिट में कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए आपको एक्चुअल वैल्यू पता है, बेस वैल्यू निकालनी है और पर यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे। अब इन सब की आपको पर यूनिट वैल्यूज़ दी हैं, बट हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन में आगे एक लाइन और लिखी हुई है, वो लाइन क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूज़ 25 kV as the base voltage, as the base voltage at the generator G1 and 200 MVA as MVA base। यानी कि अब आपको एक पूरे सर्किट में नया बेस वैल्यूज माननी है। कितनी बेस वैल्यूज मानोगे, 25 kV तो नई बेस वोल्टेज हो गई है, और बेस पावर MVA कितनी हो गई है, 200 MVA हो गई है। मतलब ये भी क्वेश्चन किस तरह का हो गया, पहले जैसे हम जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरह क्वेश्चन हो गया। आपको इन दोनों बेस वैल्यूज़ के लिए 9% पता है, आपको नई बेस वैल्यू के लिए निकालना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर इनके लिए पता है, आपको नया निकालना किसके लिए, नई बेस वैल्यूज़ के लिए निकालना है। तो यही क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, वन बाई वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं G1 के लिए, G1 की बेस वैल्यूज, G1 के लिए नई पर यूनिट वैल्यू क्या होगी। तो पुरानी पर यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, S1 बाई S2 से, यानी कि 200। अब नई वैल्यू है 200 है, पहले वाली वैल्यू कितनी थी, 100 थी। वोल्टेज क्या है, सेम है, पहले भी 25 थी अब भी 25 है, यही फॉर्मूला होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.18 पर यूनिट। इसी तरह से G2 का निकालेंगे, पहले वैल्यू कितनी थी, 0.09 थी, और अब नई बेस वैल्यू क्या है, 200 है, पहले कितनी थी, 100 थी, और के बेस वोल्टेज अभी भी और पहले वाली सेम है, तो 0.18 पर यूनिट यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको ट्रांसफार्मर T1 के लिए निकालना है कि कितनी पर यूनिट वैल्यू थी, पहले 0.12, और पहले MVA कितना था, 90, अब कितना है नया, 200 है, मल्टीप्लाई, पहले भी बेस 25 kV था, अभी भी बेस 25 kV है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.27 पर यूनिट आ जाएगा। इस तरह से अगर T2 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, 0.12 इंटू सेम डाटा आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर के लिए पहले बेस MVA कितना था, 90, और बेस KV कितना था, 25 था, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.27 पर यूनिट। तो ये चारों तो ईजी हैं, लास्ट वाला भी ईजी है। लास्ट में क्या, लाइन का इंपीडेंस अगर हमें पर यूनिट में निकालना है तो क्या करेंगे, लाइन के इंपीडेंस की एक्चुअल वैल्यू
डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू, यही तो बेसिक फॉर्मूला था। तो एक्चुअल वैल्यू आपको पता है कितनी है, 150। बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, अगर आपको इम्पीडेंस की बेस वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, वी स्क्वायर, 220 के 220 वोल्टेज की लाइन है, वी स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे किससे, बेस एम वी ए से। बेस एम वी ए कितना है, 200 है। तो ये आपका आ जाएगा 150 इंटू 200 डिवाइड बाई 220 स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइन वोल्टेज कितनी दी हुई है ट्रांसमिशन लाइन की, 200 केवी दी हुई है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 200 केवी को यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.62 पर यूनिट। तो अब आपको क्या करना है, इम्पीडेंस डायग्राम बनाना है। तो इन सबको यहाँ पे शो कर देंगे, जो जो आपको वैल्यूज़ मिली हैं। क्या क्या मिला है आपको वैल्यूज़ में, एक तो आपको मिल गया यहाँ पे पॉइंट आयोटा 0.18 पर यूनिट। ये कितना मिला है आपको यहाँ पे, आयोटा 0.27। लाइन का मिला है आयोटा 0.62, ये मिला है आयोटा 0.27 एंड वंस अगेन यहाँ पे मिला है आयोटा 0.18, ठीक है। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें ये जो डाटा है यहाँ पे 220 केवी का डाटा है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वहाँ पे क्या था, ये 220 केवी था, तभी तो आपका ये होगा। अब अगर आपको अब निकालना है, सपोज़ ये आपको निकालना है, तो लाइन वोल्टेज कितनी है, 220 केवी है, और नई जो बेस एम वी है वो कितना है, 200 है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.62 पर यूनिट में आ जाएगा। तो ये हो जाते हैं आपके पर यूनिट के क्वेश्चंस और पावर सिस्टम ट्रांजिएंट के क्वेश्चन। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड जो आपके एच वी डी सी सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।